ढोलक की थाप पर रेशमी कपड़े और आभूषण पहने हंसती खिलखिलाती सहेलियां बारी बारी से नाच और गा रही थी। हल्दी चंदन के उपटन से उभरा सोने जैसा पीला रंग, सादे वस्त्र और नाक में दमकती हीरे की लौंग पहने सकुचाई सिमटी सी दीदी बैठी थी। मेहंदी लगाने के लिए बाहर से आई एक प्रोफेशनल औरत ने दीदी को मेहंदी लगाना शुरू की तो सभी नाचती गाती लड़कियां रुक गई थी। सभी चाह रही थी ऐसी ही लुभावनी मेहंदी उनकी हथेली पर भी लगे और चटक रंग उभरे। सुना था जितनी गहरी और लाल मेहंदी का रंग उभरता है उतना ही पिया का प्यार मिलता है। तभी माँ ने मुझको पुकारा, नेहा तू भी अच्छी तरह मेहंदी लगवाना। लोग दुल्हन के साथ दुल्हन की बहन को भी देखते हैं। मुझे इस तरह भाभी दुल्हन के साथ जुड़ना अच्छा नहीं लगा था। माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी। वह मेहंदी लगाने वाली को हिदायत दे रही थी, अच्छी तरह तेल लगाना, बारीक मेहंदी का डिजाइन बनाना, दोनों पाँव पर भी डिजाइन बनाना। दूल्हा सबसे पहले चेहरे देखेगा, मेहंदी तो बाद में देखेगा। मेहंदी का विवाहित जीवन में बहुत भी महत्व होता है, प्यार का रंग और कामनाओं की महक। मेरी सहेलियां तो भविष्य के सुनहरे सपनों में खोई थी, पर माँ अपने अतीत के अनुभव को याद करके आज भी गुलाबी गुलाबी हो रही थी। कभी दोनों बुआएं माँ को छेड़ती चुहल करती, भैया तो पूरी रात तुम्हारे पैरों की मेहंदी ही देखते रहे थे। माँ शर्म से दोहरी होकर होकर कहती, हटो भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी मेरा ध्यान अपनी चचेरी बहन पूनम की तरफ चला गया। बेचारी एक अजीब हसरत और व्यथा के तूफान को पूरी तरह धकेल कर दीदी की मेहंदी की रस्म देख रही थी। उनके जीवन में कभी मेहंदी की रात आई ही नहीं। अपने पड़ोस में रहने वाले अरुण से प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन घर वाले मानते ही नहीं थे। पूनम अरुण के साथ बहुत गहरे तक जुड़ी थी। उसने मन में साध रखा था कि शादी करेगी तो अरुण के साथ ही करेगी। तभी एक गंभीर घटना हुई। अरुण के पिता का देहांत हो गया। परिवार का पूरा दायित्व उस पर आ गया। मुझे आज तक याद है कि वो कितना सराहता था उसके रूप को। उसकी गोरी हथेलियों पर घंटों लाल पेन से डिजाइन बनाया करता। फिर कहता, पूनम, मेहंदी रंगी हथेलियाँ लिए तुम मेरे घर आओगी ना तो सारी रात मैं तुम्हारे रूप और मेहंदी की महक में ही खोया रहूँगा। बहुत इंतज़ार कर लिया अब, और नहीं, बस कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के हो जाएँगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह बदल गया। पूनम ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी भी तो हो सकती है। मुझे तो तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अरुण को नहीं मानना था, वो नहीं माना। पूनम का प्यार, उसकी बातें सब सपना हो गई। पूनम के जीवन में मेहंदी की महकती रात को नहीं आना था, वो नहीं आई। अपने अंदर और बाहर के बिखराव को समेटते-समेटते वह बहुत दूर निकल चुकी थी। फिर एक दिन ऐसी अनहोनी घटना घटी जिससे उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर ही रख दिया। उसकी बड़ी बहन अचानक चल बसी और पीछे छोड़ गई एक नन्हा-सा बच्चा और बिलखता पति मोहित। चाचा-चाची की इच्छा थी पूनम को ही बहन की जगह ले लेनी चाहिए, पर पूनम ये सुनकर ही काँप उठती थी। बहुत चाहती थी कि अरुण की मधुर स्मृतियों को वो कहीं गहरे दफ़ना दे, पर जितनी बार कोशिश करती अरुण ही उसकी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता था। इतना आसान भी नहीं था बहन के पति को स्वीकार करना। एक दिन उसने नेट पर अरुण का एक फ़ोटो देखा, साथ में उसकी पत्नी भी थी, दिया। उसने दिया के साथ विवाह कर लिया था। कैसे कर लेते हैं लोग ये सब? वो तो खुद को समेटते-समेटते ही अधमरी हो चली थी। उसके पास तो एक ही मन था जो वो पूरा का पूरा अरुण को दे चुकी थी। अरुण के पास शायद 5-10 होंगे जो वो एक पूनम को और एक दिया को और न जाने किस-किस को दे पाएगा। फिर एक दिन अपने माता-पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाकर पूनम ने केवल अपने कर्तव्य का वरण करने की हामी भर दी। ना जाने क्यों वो उस बच्चे से जुड़ने लगी थी। सोचती, इस पूरे घटनाक्रम में उस नन्ही सी जान का क्या दोष? बेचारे ने माँ तो खो ही दी है, पिता भी कभी किसी से शादी कर लेगा। जब उसने मोहित के घर कदम रखा तो उसकी हथेलियों पर रस्मी मेहंदी लगी थी। मोहित अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इस कदर दबा था कि उसे पूनम का रूप दिखाई नहीं दिया, न मेहंदी न गुण। शादी की रात वो देर तक पूनम को अपने घर के लोगों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उसका परिचय करवाता रहा। उसने हल्के से पूनम को ये भी बता दिया कि
अब उसके सजने-संवरने की उम्र निकल चुकी है। तुमने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। फ़िलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय बीतने पर और ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद मेरा मन कुछ बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो तुम्हें अपने घर को सँभालने वाली सेविका और बेटे की आया बनाकर लाया हूँ। तुम्हारे और अरुण के प्रेम संबंध को मैं भली प्रकार जानता हूँ। इसलिए मैंने सोचा समाज में तुम्हें इज़्ज़त और सुरक्षा की ज़रूरत है और मेरे घर को कामवाली और सेविका की। पूनम मौन होकर सुनती रही और साथ लेटे हुए व्यक्ति की पीठ देखकर सोचती रही, ये इंसान किस मिट्टी का बना है। अच्छा हुआ जो दीदी मर गई, फिर लगता दीदी मरकर भी उसमें फिर से लौट आई है। या तना दीदी भोगे या मैं, एक ही बात है। कभी मन करता उसकी पीठ पर अपने पैने नाखून से मेहंदी के डिजाइन बना दे और फिर देखी उसकी हथेलियों का रंग अधिक सुंदर है या उसकी पीठ पर उकेरी खून की मेहंदी का रंग, उसकी मेहंदी की खुशबू अधिक है या उसके खून की मेहंदी की खुशबू। रात भर पूनम अपनी सुहाग रात का एक एक पल अपने हाथों में होती अजीब सी हलचल को रोकती रही। अपने तन पर पहने गहने उतार कर उसने टेबल पर रख दिए। सुहाग का जोड़ा उतार कर साधारण सूट पहन वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी मोहित चौंक कर उठा और जल्दी जल्दी बाथरूम में चला गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसे पास बैठी पूनम दिखाई ही नहीं दी। पूनम कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या उसके माँ और पापा ने उसे नौकर और आया के रूप में यहाँ भेजा है। क्या वो दोनों मोहित का स्वभाव जानते थे? दीदी ने उन्हें कुछ बताया था या ये सब उनके भाग्य के कारण हुआ था? क्या ये कैद उसे जन्म भर भुगतनी होगी? जहाँ वो ना सहचरी है, ना प्रेमिका, ना धर्मिणी। मेहंदी का रंग तो उसकी हथेलियों पर भी बहुत गहरा चढ़ा था। उसने तो यही सुना था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है उतना ही दुल्हन पति की प्यारी होती है, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। वो न तो पति की प्रेमिका बनी, ना ही अपनी प्रेमी की। उसका तन और मन एकदम शून्य बनकर रह गया। मन तो वो अरुण को दे आई थी, सोचा था तन के सहारे ही जी लेगी, पर यहाँ तो न तन की आवश्यकता है थी, ना ही मन की। फिर अरुण से तो उसका प्रेम पूरा शुद्ध था। कितने प्यारे क्षण थे वो, जब अरुण और वो दोनों एक साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करते थे। फिर अचानक उसने दूध में पड़ी मक्खी की तरह क्यों उसे अपने जीवन से निकाल दिया, क्योंकि वो एक गरीब खानदान की बेटी थी। जो भी हो, ये सरासर अन्याय था, पर मोहित भी तो उसके साथ अन्याय ही कर रहा है। पूनम उठकर बाथरूम में गई और घंटों साबुन से रगड़-रगड़ कर अपनी हथेलियों की मेहंदी उतारती रही ताकि मेहंदी का रंग उतर जाए, उसकी महक खत्म हो जाए और सुहाग रात के बिस्तर की छुअन समाप्त हो जाए। काफ़ी प्रयासों के बाद वह सफल हुई। उसने एक सादा-सा सूट पहना और सारे गहने जूड़ा एक रुमाल में बाँधकर अपनी सास को देकर बोली, "आप इसे रख लीजिए, मैं ऑफ़िस जा रही हूँ।" "ऑफ़िस?" "जी, तुम्हें मोहित ने नहीं बताया कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम करोगी और मुन्ने को सँभालोगी?" "नहीं, ये सब तो नहीं बताया।" फिर थोड़ा रुक कर पूनम ने सवाल किया, "क्या ये सब मेरे माता-पिता को मालूम था?" "हाँ, मालूम था। तुम्हारी बहन हर समय अपने मायके से जुड़ी रहती, इससे इस घर का वातावरण दूषित होता था, इसलिए हमने ये शर्त रखी थी। खून तो तुम्हारा भी वही है ना, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ और चैन से रहो।" "लेकिन मैंने तो ऐसा ना सोचा था और ना ही कल्पना की थी। प्रमाण के रूप में आप भी देख लें, मैंने तो जूड़ा, मेहंदी, गहने सब उतार कर रख दिए हैं।" ये कहकर उसने बंद रंग हो गई हथेलियों को मोहित के सामने फैला दी। मोहित की माँ की चीख निकल गई, "ये क्या पागलपन है? इस तरह कोई अपने हाथों की मेहंदी उतारता है? ये अपशगुन होता है।" पूनम बिना कुछ कहे सुने घर से बाहर निकल गई। मन में वो एक दृढ़ निश्चय पहले ही ले चुकी थी। अ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो लौटकर अपने घर भी नहीं गई थी, बस ऑफ़िस के पास ही एक कमरा लेकर वहीं रहने लगी थी। सभी अपने-अपने अंदाज़ लगाते रहे, पर वो मौन ही रही। चाचा-चाची ने बहुत कुछ कहा पूछा, पर उसने किसी की बात का उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझा। बस यही कहा था मुझसे, "जीवन कोई ज़रूरी तो नहीं कि सामने से दरवाज़ा से आकर ही जिया जाए, पीछे के द्वार से ही जिया जाता है।" पूनम अपने जीवन को जीने का अपना ढंग स्वयं निश्चित कर लिया था। वो भाग कर या छिपकर नहीं गई थी। वह वहीं उसी शहर में, उसी दफ्तर में चुपचाप अपना काम कर रही थी। किसी के साथ उसका ना कोई लगाव था, ना जुड़ाव। उसे ना किसी परिवर्तन की आशा थी, ना प्रतीक्षा। उसके अपने सपने थे जिन्हें तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं थी। कहीं
आती-जाती भी तो हमारे ही घर अपने जीवन की किताब से उसने अतीत के पन्ने को बंद नहीं किया था, बल्कि फाड़ कर पूरी तरह जला दिया था। मन अतीत से निकलकर वर्तमान तक पहुँच गया। पूनम चुपचाप दीदी की मेहंदी की रस्म देखती रही। उसने चुपचाप अपने गोरे चिट्ठे हाथ मेहंदी लगाने वाली के सामने फैला दिए। दीदी की आँखें नम हो आई, जिन्हें मैं दूर बैठी भी देख सकती थी। खूब गहरा रंग चढ़ा था पूनम की हथेलियों पर मेहंदी का। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी अपने हथेलियों की मेहंदी की खुशबू को सूंघ रही थी, मगन थी। अचानक उसके मुँह से निकला, भगवान इसके हाथों की मेहंदी सदा महकती रहे, रंग खिलाती रहे, इसे हमेशा सुखी रखना। सच मेहंदी का रंग और खुशबू तो तभी महकती है जब ब्याहता के सपने भी महकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब